अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम हम लोग, और मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, प्रोग्राम हम लोग में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, और आज के प्रोग्राम में चूँकि प्रोग्राम का नाम है हम लोग, तो हम मौका दे रहे हैं यंग ब्राइट स्टूडेंट्स को कि वो अपने दिल की बात करें, वो तमाम सवालात पूछें जो कि उनके जहन में हैं, क्योंकि यकीनन मुल्क के मुस्तकबिल इन्हीं के हाथ में है, और ये भी मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से और जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से बहुत से सवालात पूछना चाहते हैं। मौजूदा हालात पर उनकी गहरी नज़र है, और आज हम एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं सवाल पूछने के लिए, और सवाल पूछेंगे आज वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमारे लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। राना साहब, इससे पहले कि आज के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स अपने सवालात का सिलसिला शुरू करें, पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी गुज़श्ता चंद रोज़ में जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान बहस होती रही है, और आपके हवाले से, आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से कि जी लाकानूनियत बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो रही है, तो क्या आप उन फिगर्स को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं? क्योंकि जो फिगर्स हैं वो काफ़ी अलार्मिंग हैं, और वो पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट पे भी वही फिगर्स कोट किए गए हैं। तो सूरत हाल है क्या आपके फिगर्स ठीक हैं या उनके फिगर्स ठीक हैं, या फिगर्स को एक तरफ ही रख के ये एडमिट ही कर लिया जाए कि वाकई लाकानूनियत जो है वो बढ़ रही है सूबे में? देखिए, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि लाकानूनियत और अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो इस वक्त न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में ड्यू टू टेररिज़म, दहशत गर्दी की वजह से पिछले तकरीबन कोई 10 साल से वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हमारा जो मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस सूरत हाल में, जो कि इंतहाई यानी जो है वो खौफनाक है, यहाँ पे जजेस जो हैं वो इतनी जुर्रत नहीं कर पाते कि वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले दें। यहाँ पे कोई आदमी एविडेंस देने के लिए, मुद्दई बनने के लिए, गवाही देने के लिए आगे नहीं आता, और मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो मुल्ज़मों को सज़ाएँ देने से कासर है। तो फिर एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पे दहशत गर्दी भी हो, जहाँ पे फ़िरका वारियत भी हो, और जहाँ पे जो है वो दूसरे जराइम भी हों, तो जब एक सिस्टम जो है वो सज़ा देने से कासर हो तो उसमें फिर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो मुश्किलात का शिकार है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाब में अमन व अमान के हवाले से कोई आइडियल सूरत हाल है, लेकिन जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को काबू पाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने भी और हमारी एजेंसीज़ ने भी, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जो अच्छा काम किया है उसे भी मैं समझता हूँ कि तनकीद करते वक्त यकसर जो है नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। साहब, यहाँ पर आपने जो भी बात की, इसी से कनेक्टिंग अगला सवाल है, पुलिस की आपने बात की और दहशत गर्दी की बात की। पुलिस की जहाँ तक बात है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी साथ में इन्वॉल्व है, तो मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ, उस हमले के बाद एक शख्स गिरफ्तार हुआ जिसका नाम हिजरतुल्लाह था, उसको 10 साल कैद हुई, हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में था, उस पर उसको कैद हो गई। लेकिन जहां तक एंटी टेररिस्ट कोर्ट से उसको सजा होनी थी दहशत गर्दी की, वहां से वो बरी हो गया। अब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या हमारे जजेस भी क्या करें कि जब उन तक जो शवाहिद पहुंचाए जाएंगे पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है, वो इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं होगी तो फिर वो फैसला क्या सुनाएंगे, और वो उन्हीं शवाहिद की रोशनी में फैसला करेंगे तो फिर फैसला ऐसा ही होगा कि कोई भी जो मुल्जिम है उसको बरी कर दिया जाएगा। देखिए, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि हिजरतुल्लाह जो पाकतिया अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, वो मनावा वाला सेंटर के गिरदो नवाह में पाया गया और उससे नाजायज़ असला बरामद हुआ, और उसी अदालत ने जो है ये फ़ैसला दिया कि ये आदमी जो है इसके पास नाजायज़ असला था, और ये वहाँ पे फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त जो है वहाँ पे मौजूद था जब वो मेन वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ जिसमें जो है वो हमारे पुलिस के नौजवान जो है वो शहीद हुए, और उसको 10 साल की सज़ा दी। फिर उसके बाद वही अदालत जो है वो उस आदमी को जो है उसकी वो उस जस्टिफिकेशन को वो मान रही है कि ये वहाँ पे जो है इसने रेडी लगाई हुई थी, और वहाँ पे ये जो है वो कुछ चीज़ जो है वो बेच रहा था, और उसमें मैं कंफर्म तो नहीं करता और ना ही मैं समझता हूँ कि इसको मैं एक इल्ज़ाम के तौर पे बात करूँ, लेकिन बहरहाल ऐसे वाक़यात इस मुल्क में हुए हैं कि जजेस को फ़ोन करके कहा गया है कि आपके इतने बच्चे हैं, फ़लाँ स्कूल में पढ़ते हैं, फ़लाँ नंबर की गाड़ी में जाते हैं, आज फ़लाँ मुल्ज़म का केस है, अगर आपने उसको बरी ना किया और फ़ैसला लिख के दस्तखत करके घर ना गए तो फिर आप कल को जो है वो उसका नतीजा देखेंगे। और फिर ऐसे हुआ कि जजेस
نہیں شام 4 بجے کی بجائے رات 9 بجے تک اپنی عدالتوں میں بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ فیصلے لکھے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایویڈنس سسٹم ہے, ہم اورل ایویڈنس ہے, ایک آدمی جا رہا ہے جی, دوسرا پیچھے جا رہا ہے جی, میں نے دیکھا جی, فلاں آیا جی, اس نے فائر کیا, اس کے بعد وہ بھاگ گیا, میں اس کا پیچھا کرنے لگا. یعنی ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل اور فرینسک جو ہے ایویڈنس کا ہمارے پاس کنسیپٹ ہی نہیں ہے, جبکہ دنیا جو ہے وہ اورل ایویڈنس سے کوسوں دور جا چکی ہے. اورل ایویڈنس کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ترقی یافتہ معاشروں میں نہیں ملتا, اور ہم ابھی تک اس بات کے اوپر ہیں کہ اگر ایک قتل ہو گیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اس کا بھائی کراچی میں رہتا ہے, وہ کراچی سے آئے گا, آ کے درخواست لکھے گا, لکھنے کے بعد پھر وہ مدعی بنے گا, پھر وہ گواہ بنے گا, پھر وہ کم از کم 3 سال 4 سال دھکے کھائے گا عدالتوں میں, وکیلوں کو لاکھوں روپے فیس دے گا, اور اس کے بعد اگر شک ہوئی, یعنی صرف اگر شک پڑ گیا تو ملزم جو ہے وہ بری ہو جائے گا. ایک اہم سوال راج صاحب, ابھی آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ دہشت گردی ملک میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بدقسمتی سے ہمارے لیے سن 2010 لاہور کے لیے, پنجاب کے لیے دہشت گردی کا سال تھا. بہت واقعات ہوئے, دادا دربار کا اور اس کے علاوہ بھی اور بے تحاشا واقعات ہوئے. ہم نے دیکھا کربلا گام شاہ کے باہر بھی دھماکہ ہوا. 2011 میں 25 جنوری کو اردو بازار چوک پہ دھماکہ ہوا, خودکش دھماکہ تھا. اس کے بعد سے لے کے اب تک الحمدللہ لاہور شہر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو ایسا کیا کمال ہو گیا کہ 2010 میں اتنا سب ہوتا رہا اور 2011 میں اس ایک واقعے کے بعد بالکل سناٹا؟ اس میں میں سب ہمارا یعنی فیوچر بچے بیٹھے ہیں, تو میں ان کے بھی نالج کے لیے میں صرف 1 منٹ میں ساری بات کو کنکلوڈ کر دوں گا, لمبا نہیں ہوگی. اس میں یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے, اس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں یا خودکش حملے ہوئے ہیں, ان میں ایک بھی آدمی جو ہے خودکش حملہ آور, صرف ایک جو 15 پہ کے اوپر حملہ ہوا تھا, وہاں پہ ایک لڑکا تھا منڈی بہاؤدین کا. باقی بائی لارج 99.9% لوگ جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان سے, یعنی خودکش حملہ آور جو ہے وہ وہاں سے آتے ہیں. اب خودکش حملہ آور جو وہاں سے آتے ہیں تو یہاں پہ ان کو جب تک کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے والا نہ ہو, جو جہاں پہ جو ان کو بتائے نہیں کہ یہ داتا دربار ہے, یہ فلاں بازار ہے, یہ فلاں مارکیٹ ہے, فلاں گلی ہے, فلاں مسجد ہے, یہ احمدیوں کی عبادت گاہ ہے, اس وقت تک وہ آپریٹ نہیں کر سکتے. اس مقصد کے لیے یہاں سے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے وہ لیتے ہیں. اور اس میں 2 قسم کے رجحانات جو ہیں, کچھ لوگوں کو ذہنی اور نظریاتی طور پہ بھی کچھ لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ جی شاید ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو یعنی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ, یعنی اگر ایک آدمی کو ایک ایونٹ کے لیے 1 کروڑ روپے دے دیا جائے تو شاید کئی لوگ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے تیار ہو جائے کہ چلو چھوٹا سا یہ کام ہے, ہم نے انفارمیشن دینی, ہمیں انفارمیشن دے دیں. وہ ایک نیٹ تھا یہاں پہ, جس نیٹ کی وجہ سے یہ 2010 کے واقعات ہوئے, اور ہماری ایجنسیز نے, پولیس نے, اسپیشل برانچ نے, اور اس میں ISI کا بھی بڑا رول ہے دہشت گردی کی جو اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لیڈ کرنے میں. تو انہوں نے بڑی محنت سے اس جو ایک نیٹ بنا ہوا تھا اس کو انہوں نے بریک کیا, اور الحمدللہ اس وقت اس قسم کا کوئی نیٹ موجود نہیں ہے, تو اسی لیے وہاں سے جو ہے وہ خودکش حملہ آور نہیں آ رہا ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. جی سوالات اب اسٹوڈنٹس کے کس طرف سے؟ آپ سے بنیادی سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ 4.5 سال میں آپ پنجاب گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, اور یہ پورے ملک کی 65% ایریا کو کور کرتا ہے, اور NFC ایوارڈ کے بعد 52-48 کی جو ریشو بن چکی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس جو وسائل ہیں وہ بھی زیادہ آ چکے ہیں. اس 4.5 سال کے اندر آپ نے عوام کی ریلیف کے لیے کوئی ایک بھی کام کیا ہو جو کہ کوئی اب ایک عام شہری کو اسے ریلیف پہنچا ہو, اس کا مجھے بتا دیں. اور دوسری بات, یہ جو لاکھوں پنجاب کی جو کروڑوں پہ آبادی مشتمل ہے, اس میں جو ہزاروں لوگ PIC کے اندر, ادویات کے اندر اس سے متاثر ہوئے ہیں, اور جو سینکڑوں لوگ ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ وزارت قانون کا منصب سنبھالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک میں لا قانونیت, اس صوبے میں لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ لوگوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ایک لوگ جس کا کوئی ماں بہن بیٹی مر چکی ہے, اس کو 5 لاکھ روپے کا ایک چیک دے کر آپ بات ختم کر دیتے ہیں. کیا کیا 5 لاکھ روپے سے وہ لوگ ان کے لوگ واپس آ جائیں گے؟ اور اس سے پہلے جو آپ کے
पंजाब के सूबे में काफ़ी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका काइंडली जवाब। थैंक यू जी राना साहब। अगर आपको मेरे वजारत कानून का मनसब लेके बैठने पे एतराज़ है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। बात ये है, देखिए मेरी अब बात सुन लेना। आपने काफ़ी लंबी जो है बात की, आपने सवाल के साथ आपने अपनी राय का भी इजहार किया। देखिए बात ये है कि जनरल स्टेटमेंट जो है वो तो दी जा सकती है। मैं कह सकता हूँ जी हमने बहुत कुछ किया, आप कह देंगे जी आपने कुछ नहीं किया। देखिए मामला ये है कि अमन व अमान के हवाले से जो मैंने पहले अर्ज़ किया है, ठीक है, इसके असरात जो हैं वो शायद 1 साल बाद शुरू हों और उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की एजेंसी जो हैं वो बेनिफिट करें फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से और अमन व अमान की सूरत हाल में एक बेहतर और एक बुनियादी तब्दीली लाने में कामयाब हों। अब आपने बात आके ख़त्म की है, यानी PHC में जो मेडिसिन जो हैं उनकी तकसीम और उनकी वजह से हलाकतों पे, उसके मतलब शायद आपके इल्म में आ चुका होगा कि उस बारे में जो हमारी डोमेस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ थी उनमें इतनी वहाँ पे यानी नॉलेज नहीं था कि वो ये बता सकती कि आखिर ये हलाकतें जो हुई हैं इन मेडिसिन्स में क्या ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से ये हुआ, और उसका ये नतीजा हुआ कि फिर उसको हमें बाहर भेजना पड़ा। वो अब जो है वो बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। इफ्रोज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कराची में वो बेस करती है। उसने जो मेडिसिन दी उस मेडिसिन में कोई ऐसा आंसर था कि जिसकी उसकी रेशो थी वो 1% होनी चाहिए थी, लेकिन वो 14 गुना ज़्यादा थी, और उस रिएक्शन की वजह से जो है ये सारी जो है वो हलाकतें और ये सानिया हुआ। अब आप ये कहें कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? इसकी ज़िम्मेदारी नंबर 1 तो उस कंपनी के ऊपर है जिसने इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया। नंबर 2 उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने दवाई ये परचेज़ की। PHC एक एटोनमस बॉडी है, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो फाइनेंशियल और फंक्शनल लेवल के ऊपर बिल्कुल वो आज़ाद है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब तो उसमें परचेज कमेटी में बैठते हैं? नहीं बैठते, उनके अपने MS बिल्कुल। मैं तो पूरी सेक्रेटरी सेहत को क्यों तब्दील किया गया? मैं वो अर्ज़ करता हूँ, सेक्रेटरी सेहत जो है वो परचेज कमेटी जो है वो PHC के जो है वो डोमेन में आती है, वही उसके डॉक्टर्स मेंबर्स हैं, वही उनका हेड है, और वो परचेज कमेटी जो है वो मेडिसिन को देखने, परखने, उनकी कीमत का सही तयन करने में परचेज़ करने की ज़िम्मेदार है। जो आपने कहा कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है उसको क्यों जो है वो अलहदा किया गया ताकि इंक्वायरी का प्रोसेस जो है वो सही तौर पे मुकम्मल हो। दरअसल हुआ ये कि PHC में ये जो मेडिसिन रिएक्शन है ये 11 तारीख को अली साहब यानी अब इंक्वायरी में ये साबित हुआ है कि 11 तारीख को ये कन्फर्म हो चुका था कि मेडिसिन रिएक्शन हुआ है, और इसमें यानी PHC के चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके नीचे डॉक्टर तक सबको पता चल गया था, और उन्होंने 13 तारीख को सेक्रेटरी हेल्थ को भी बताया कि जी ये सानिया हो गया है और अब हम इसमें जो है वो क्या करें। लेकिन उन्होंने बावजूद गवर्नमेंट को इससे आगाह नहीं किया कि वो शायद समझते थे कि ये ऐसे दब जाएगा और गवर्नमेंट को अगर पता चलेगा तो इसके ऊपर हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा। और ये 19 और 20 को जब ये मामला मीडिया की ज़ीनत बना तो फिर ये गवर्नमेंट को मालूम हुआ। तो सेक्रेटरी हेल्थ की इस गफलत या इस आप कह लें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, इस वजह से उनको तब्दील किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी।